Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to start a new chapter number 12, friction. पीछे मैंने आपको फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाया, तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी नहीं दिया हूँ. मैं कोशिश में लगा हूँ जितनी जल्दी तैयार कर सकूँ, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, है ना. लेकिन समय आगे कम है, इसलिए फ्रिक्शन जो अगला चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो पीछे के चैप्टर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में. अगर एक बॉल रोल कर रहा है ना, अगर आप एक फुटबॉल है उसको आप पैर से किक किया तो बॉल वो आगे की ओर मूव करने लग जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फाइनली रेस्ट में आ जाता है. उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, है ना, क्योंकि एक लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. उसमें पहले लॉ में कहा जाता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए बाध्य नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दिख नहीं रहा है, तो कोई तो फोर्स होगा जो उसको रोक रहा है, उसके फोर्स को अपोज कर रहा है, जिसके कारण से बॉल अल्टीमेटली रुक जा रही है. ठीक है, तो वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन का फोर्स है जो आपको बॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में लग रहा है, जो बॉल का जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको उसके मोशन को अपोज कर रहा है, और फाइनली उसका मोशन धीरे धीरे स्लो होता है और बाद में जाके वो रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है. सिमिलरली व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग ए बाइसिकल, जब आप साइकिल में पैडल मारना छोड़ते हो तो क्या होता है? ग्रेजुअली धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है, साइकिल का स्पीड स्लो हो जाता है और बाद में वो जाके रुक भी जाता है, क्योंकि देयर इज ए फ्रिक्शन, देयर इज अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन वर्किंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द व्हील ऑफ द बाइसिकल एंड सरफेस ऑफ द ग्राउंड. इन दोनों के बीच में काम करता है. ठीक है, तो अब देखिए द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस. ठीक है, ऐसा फोर्स जो एक्ट करता है टू सरफेसेस के बीच में जो कि आपस में कांटेक्ट में है ना. द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर, जो एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एक फोर्स जो दो सरफेसेस के बीच में काम कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है? अपोजिंग नेचर है, दोनों एक दूसरे के को अपोज करते हैं, और जिसके कारण से फाइनली वो बॉडी रेस्ट में आ जाता है. ठीक है, तो इस फोर्स यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है, जो अपोजिंग फोर्स है, उसको कौन सा फोर्स कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब देखिए, व्हेन यू ट्राई टू मूव वन सैंड पेपर ओवर द अदर, द मूवमेंट इज नॉट स्मूथ. जब एक सैंड पेपर, जानते सरेस कागज, उसको एक दूसरे पर मूव करना स्टार्ट करें तो वो आपको मूव नहीं करता है ना. ओवर द अदर द मूवमेंट इज नॉट स्मूथ. करेगा भी, लेकिन वो स्मूथ नहीं हुआ, आसानी से एक दूसरे पर फिसलेगा नहीं. तो देयर इज फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सर्फेसेस, क्योंकि दोनों के सर्फेसेस क्या है? रफ है, तो दोनों एक दूसरे में फंसते चले जाते हैं, इंटरलॉकिंग होने लगता है, जिसके कारण से वो स्मूथली एक दूसरे पर फिसलते नहीं है. इन फैक्ट एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज ए रफ सरफेस. सच बात तो है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सभी का सरफेस जो होता है रफ होता है. कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई मीडियम होता है ना. लेकिन रफ जो होता है, हर एक सरफेस रफ होता है, कोई भी 100% स्मूथ नहीं हो सकता है. ठीक है, ऊपर से लगता है रफ स्मूथ है, लेकिन 100% स्मूथ नहीं हो सकता है. ये जो डिग्री ऑफ रफनेस है वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस. अभी जो बताया कि ये जो सरफेस का जो स्मूथनेस है वो वैरी करता है, या रफनेस वैरी करता है सरफेस टू सरफेस. तो कुछ जो स्मूथ होते हैं कैन नॉट बी सीन और फेल्ट इजली, जिनको वहाँ रफनेस आपको आसानी से दिखता नहीं है, लेकिन रफनेस वहाँ भी होता है. ठीक है, इन केस ऑफ सर्फेसेस विच अपीयर टू बी स्मूथ, जो आपको स्मूथ दिखते हैं नेकेड आई से, द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ, तो वहाँ पर आप माइक्रोस्कोप के द्वारा उनके रफनेस को देख सकते हैं. लेकिन रफनेस पक्का है, होगा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, तो वहाँ होगा. रफनेस का डिग्री अलग अलग हो सकता है, कोई कम कोई ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, लेकिन रफ सर्फेसेस होना पक्का है. जो ये रफनेस ऑफ द सरफेस है कैन बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हिल्स की तरह आपको वो दिखेंगे. यहाँ जो दिख रहा है आपको, है ना, इस तरह का ये रफनेस आपको उस पर मौजूद रहता है. ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट से वुडन ब्लॉक इज पुल्ड ओवर अनदर, एक दूसरे पर जब उसको खींचते हैं, दीज टाइनी हिल्स
and valleys present on both the surfaces in contact get entangled with the other. ये एक दूसरे में फंस जाते हैं और ये जो इंटरलॉकिंग है of the two surfaces opposes the motion of one object over another. यही इंटरलॉकिंग जो होते हैं, जो दो सर्फेसेस का जो मोशन है उसको अपोज करते हैं एक दूसरे के ओवर और राइज देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को, है ना. और तो shows the highly magnified diagram of surfaces of wooden block and wooden table is contact with each other, है ना. क्या दिया, हाईली मैग्निफाइड इमेज है इसलिए यहाँ पर आपको ये दिखता है. तो रफनेस के कारण से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. यहाँ देखिए एक स्प्रिंग बैलेंस का एग्जांपल दिया हुआ है. स्प्रिंग बैलेंस आपको इज ए डिवाइस है यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो इसके द्वारा हम लोग ये निकाल सकते हैं कि किसी सरफेस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग लगा होता है इनक्लोज्ड इन ए मेटल केस, जो मेटल केस के अंदर होता है. द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग. जैसे जैसे वेट पड़ेगा वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगा, नीचे की ओर भागेगा. उसमें पॉइंटर लगा होता है, जहाँ पे रुकेगा वही आपको बताएगा कितना फोर्स यूज हो रहा है. द एक्सटेंट विच द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड इज ए मेजर ऑफ अप्लाइड फोर्स. जितना फोर्स इस पर लगा उसका वो मेजरमेंट होता है. दिस स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर. अभी बताया रीडिंग, और वो जहाँ रुकेगा उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग है दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट. अब हम लोग यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं. ठीक है, कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 3 टाइप. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हम करें, द अपोजिंग फोर्सेस दैट कम्स इनटू प्ले. जो अपोजिंग फोर्स है जब वो काम करना शुरू करता है, कब? व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. जब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे सरफेस पर मूव करना शुरू करता है या चाहता है, बट द एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड एज कॉल्ड स्टैटिक. लेकिन एक्चुअल मोशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाता. ठीक है, मतलब एक बॉडी उसके ऊपर दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली मोशन क्रिएट नहीं होता, मोशन नहीं हो पाता है. तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो वो बॉडी जो फोर्स लगा रहा है, लेकिन इंटरलॉकिंग इतना तगड़ा है कि उस फोर्स को, इंटरलॉकिंग को तोड़ नहीं पाता, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर पाता है. लेकिन फ्रिक्शन तो हो रहा है. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. इट प्रिवेंट्स द मोशन एंड डज नॉट अलाउ टू ऑब्जेक्ट टू स्लाइड अपॉन वन अनदर, है ना, बिकॉज इंटरलॉकिंग बिटवीन द सर्फेसेस इज टू स्ट्रॉन्ग एंड द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट इज very weak strength. That's why it prevents the motion and does not allow two objects to slide upon one another. इसलिए वो उस पर मूव नहीं करते. अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें, if you move a heavy box from one place to another, the force required to overcome friction. तो जब आप एक हेवी बॉक्स को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं घिसका कर, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन. तो फोर्स आपको चाहिए जो फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस, बॉक्स के नीचे वाले सरफेस और जो ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस या फ्लोर सरफेस, उनके बीच में जो लग रहा है, फिर उसको ओवरकम करना पड़ेगा. तो एट ए इंस्टेंट द बॉक्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट. अचानक से बॉक्स जो है मूव करना स्टार्ट करता है, इज ए मेजर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है. तो वहाँ क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एट दिस स्टेज इज मैक्सिमम. यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है. दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्फेसेस जस्ट टूटने ही वाला होता है और टूट जाता है. हैंस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, है ना. वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होता है जो वहाँ काम करता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट. मतलब उस फेज में होता है जहाँ पर वो अब जस्ट अब दूसरे सरफेस पर स्लाइड थ्रू करने ही वाला है, मतलब, है ना. अब काइनेटिक देखिए, व्हेन वी इंक्रीज द
अप्लाइड फोर्स, जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बॉक्स जो है स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है. दिस डज नॉट मीन दैट फ्रिक्शन हैज डिसअपियर्ड. इसका मतलब ये नहीं है फ्रिक्शन डिसअपियर्ड हो गया. इट ओनली मीन्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज नाउ ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसका मतलब यही हुआ कि जो आपने जो फोर्स लगाया है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, जिसके कारण से वो बॉडी मूव कर रहा है ना. तो इस स्टेज पर जो बॉडी को मूव करा रहा है ना, उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. Hence kinetic friction is the opposing force that comes into play. Kinetic friction is the opposing force that comes into play when one object is actually moving over the surface of another object, right? So there are two types of kinetic friction, sliding friction and rolling friction. उसके बारे में कल बात करेंगे, है ना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.